महापुरुष, एक साधारण व्यक्ति महापुरुष कैसे बन जाता है, ये जो बात है उसके पीछे कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके संघर्ष एक लंबी कहानी होती है जो हमें रोशनी देती है, प्रकाश देती है, मार्ग दिखाती है। इस कारण से हम उस महापुरुष को वर्ष भर बार बार याद किया करते हैं। ऐसे ही महापुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फुले। उस ब्रिटिश काल में और ब्रिटिश काल से भी पहले वहां पेशवाओं का जो राज था महाराष्ट्र में, वहां पर शूद्रों की और शूद्रों में भी जो अछूत वर्ग था उसकी जो हालत कैसी थी उसका अगर वर्णन आप इतिहास में देखेंगे, इतना ज्यादा खतरनाक जो स्वरूप सामाजिक व्यवस्था का हमें देखने को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में अछूतों की यह स्थिति कर दी थी कि उनके गले में हांडी लटका दी जाती थी और उनकी कमर पर पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। अर्थात जो इंसान होता है जाति व्यवस्था के कुचक्र में उसको इतना ज्यादा पतित बना दिया गया कि इंसानियत भी कहीं होगी तो वो देख करके डर जाती है कि एक इंसान की यह हालत हो सकती है कि उसकी छांव पड़ जाने से या उसका थूक पृथ्वी पर गिर जाने से वो पृथ्वी अछूत हो जाती है और उसकी छांव पड़ जाने से जो छांव के संपर्क में आएगा वो इंसान अछूत हो जाता है। वह स्थिति सामाजिक तौर पर इंसानों की बना दी गई थी। उस दौर के बाद ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश शासन में 1935 में इंडिया एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले ने लागू किया भारत में, और उस इंडिया एजुकेशन एक्ट के माध्यम से तमाम जो देश के वंचित समूह थे या पीड़ित प्रताड़ित समूह थे उन वर्गों को एक रोशनी की किरण दिखी, क्योंकि भारत में 19वीं सदी में महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उस इंडिया एजुकेशन एक्ट के आज भी आपको समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा पद्धति है जिसको विशेष रूप से ये कहकर के कोसते हैं कि ये जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति है। इस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय समाज को बर्बाद कर दिया है और भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति का जो है सम्मिश्रण हो गया है। इसके कारण से लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं। इस तरह से उस मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदनाम करने की कोशिश की जाती। मैं स्वयं मैकाले की शिक्षा पद्धति का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया भारतीयों के लिए उसी से ये रोशनी निकली जिससे तमाम समूहों को, वर्गों को आगे बढ़ने की चेतना का मार्ग खुला। और उसी का कारण परिणाम ये हुआ कि महात्मा फुले ने वो मराठी में शिक्षा ग्रहण की। मराठी में शिक्षा ग्रहण, वो जाति भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की कक्षा 7वीं तक, और उसके बाद उन्होंने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय समाज में जाति भेदभाव थे, आज भी किसी न किसी रूप में व्याप्त हैं। कभी कभी लगता है कि अब जाति व्यवस्था समाप्त होने की ओर है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो रही है। आपने देखा होगा गांव में जातीय व्यवस्था उसी रूप में है जैसी 17वीं सदी में हुआ करती होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया। शहरों में जब हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था थोड़ी सी वीक दिखाई देती है, लेकिन यहाँ सांप्रदायिक व्यवस्थाएं ज्यादा मजबूत है।
शहर में सांप्रदायिकताएं बढ़ गई, गांव में सांप्रदायिकता नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो भेदभाव के जो टूल्स हैं, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो किसी न किसी रूप से समाज में अभी भी भेद विभेद और विखंडन पैदा करने की कोशिश किया करते हैं। हम आज महात्मा फुले को याद इसलिए नहीं कर रहे कि वो जो है उन्होंने शिक्षा के लिए ज्योति जलाई, हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि पूरी भारतीय समाज को वो एक ऐसी दिशा देते हैं जो आगे चल करके बाबा साहब अम्बेडकर वहीं से अपने संघर्ष को शुरू करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़े। लेकिन ये शिक्षा मिलेगी कैसे, कहां से आएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो स्कूल खोलने की बात जो हो रही थी, हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने स्कूल खोले? हमने बड़े बड़े प्रतिष्ठान खोले, हमने उद्योग व्यापार में भी काफी तरक्की की होगी आजादी के बाद, लेकिन स्कूल खोलने के मामले में हम कितना आगे बढ़े हैं, ये हमें सोचने पर विवश करता है। आदरणीय सिंडोस्कर साहब इस प्रश्न को उठा रहे थे। जब तक हमारे पास शिक्षा देने के सही तरीके नहीं होंगे, सही विद्यालय नहीं होंगे, सही संस्थान नहीं होंगे, तब तक हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि एजुकेशन इज द वे ऑफ इमेंसिपेशन, यानी कि शिक्षा मुक्ति का मार्ग दिखाती है, शिक्षा हमें मुक्त करती है। आज आपने देखा हुआ तमाम प्रकार की विचारधाराएं हमारे देश में संचालित हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, मैं फलावादी हूं, मैं फलावादी हूं। ये जितने भी जो वाद हैं, ये आपके मन और मस्तिष्क को सीमित करते हैं, संकीर्ण दायरे में समेटते हैं। आप किसी वाद में अगर बंधे हुए हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। किसी बात का फॉलोअर होना, किसी बात का समर्थक होना या किसी बात का अनुसरण करना एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी स्वतंत्र सोच को ही कुंद बना दें, संकीर्ण बना दें, तो फिर वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारी स्वतंत्रता के द्वार खोल दे, हमारे मुक्ति के मार्ग खोल दे और हमारी चेतना को विकसित करने में हमारी सहायक हो। तो ही शिक्षा हमें आगे चल करके एक इंसान बनाने में, हमें परिपूर्ण बनाने में कारगर होगी। और नहीं तो कमाने खाने का काम तो सभी कर रहे हैं। आप कोई कौशल सीख लेते हैं, आप कोई हुनर सीख लेते हैं, आप जीवन की जीने के लिए जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए कोई कारोबार धंधा स्थापित कर लेते हैं और बहुत कुछ कमाते हैं, एक घर बना लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। अगर यही जीवन है और यही करना यदि शिक्षा सिखाती है तो वो शिक्षा मेरे ख्याल से अपर्याप्त शिक्षा है और वो एक तरह से आपको मनुष्यता की पूर्णता को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। मैं आज इस मंच पर, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आप सभी से यही, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले की जो धर्म पत्नी थी माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया उनके साथ में और अपने पति का जो साथ दिया उनको संघर्ष करने में, वो क्षमता, वो धैर्य और वो साहस आप सभी के अंदर हो। अगर आपके घर में आपका पति, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका पिता सामाजिक क्षेत्र में अगर इस तरह के कार्य करने में आगे बढ़ता है तो आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप उसको हौसला दें और सामाजिक क्षेत्र में वो अपनी कीर्ति स्थापित करे, उसमें आप अपना सहयोग दें। ये बहुत ही अभूतपूर्व बात है कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जब अपना संघर्ष शुरू किया तब ये प्रण लिया कि
कि हम जीवन भर अपनी खुद की संतान पैदा नहीं करें। एक पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना और एक साथ संघर्ष करना और इस प्रतिज्ञा पर कायम रहना कि हम अपनी खुद की संतान पैदा नहीं करेंगे, ये अपने आप में दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा त्याग था। और उस त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने जो संघर्ष आगे किया उसका परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन काल में 18 स्कूल खोले और पुणे में जो सबसे ज्यादा कट्टरवादी मनुवादी लोगों का गढ़ था वहां पर इस मिशन को पूरा करके भारत को एक नई चेतना का जो आगाज किया, इसलिए उनको क्रांति सूर्य कहा जाता है। आज जिस स्थान पर जो स्कूल खोला गया था छोटा सा, आज वहां पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। आगे चल के वहां के लोगों ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, उस क्षेत्र को भी बदनाम करने के लिए जाने क्या क्या हुआ, लेकिन जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। वो एक न एक दिन जरूर उजागर होगा और अपने सही स्वरूप में उजागर होगा और सही ताकत के साथ उजागर होगा। मैं आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आरबीएम के पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मेरी खुद की भी तबीयत खराब है। हमारे सर का स्नेह था और मेरे मन में उनके प्रति अपार आदर है कि गुना शहर में कुछ लोग जागृत जो कुछ हुए हैं या पता नहीं हो करके फिर से जो है सो गए हैं, उन सबको फिर से जगाने में जो काम आदरणीय गोलिया साहब करते रहते हैं। इतनी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये दिखा रही हैं कि कितने लोग गुना शहर में चैतन्य हैं। हम अपने महापुरुषों को याद करने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते। इससे ज़्यादा लज्जा की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें हमारे प्रचार प्रसार की कहीं किसी स्तर पर कमी है। हमारे पास जो है ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं की कमी है। मैं अपनी तरफ से सर को आग्रह करूंगा कि और मजबूती दें इस मिशन को और ये संकल्प लें कि हम लोग भी, शायद ऐसा मेरा विचार है कि एक स्कूल हम लोग इस तरह का खोलें यहाँ, तो हम भी गुना शहर में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग करें। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा स्कूल खुला हुआ है। आज वो जो है काफ़ी परिपक्व स्कूलों की श्रेणी में वहाँ आता है। वो स्कूल जब खुला था तो उसका खुलने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत मेरा भी साथ सहयोग रहा, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब तक हम जो है हमारे तरीके से बच्चों को शिक्षा और नैतिक मूल्यों को जब तक हम उनमें पैदा नहीं कर पाएंगे तो वो काम के बच्चे बन के तैयार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के अगर वो चैतन्य नहीं है और शिक्षित, जैसा कहा कि पढ़ लिख जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाते, तो शिक्षा मतलब हमारी चेतना को जब तक जागृत करने का टूल्स न बने तो फिर वो सिर्फ जानकारी बन के रह जाती है। तो आप सभी से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि ये भी एक काम अगर अपने शहर में हो जाए तो बहुत अच्छा है। और महात्मा फुले के बारे में धीरे करके जागृति बढ़ रही है और सरकारें भी काफ़ी अवेयर होती जा रही हैं। महात्मा फुले की जयंती शायद अब आज जिला स्तर पर शासकीय तौर पर भी मनाई जाएगी। तो महापुरुषों के कार्यों को और उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं उनको हम सभी अपने जीवन में उतारें। और बाबा साहब अम्बेडकर विशेष रूप से एक बात कहा करते थे कि संघर्षपूर्ण जीवन जीना भी एक प्रकार का जीवन स्तर होता है। संघर्षपूर्ण जीवन जीना भी एक प्रकार का जीवन स्तर रखता है। और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लीडर्स को देखेंगे, आप बहुत सारे नेताओं को देखेंगे तो आपने देखा हुआ SC ST के, और उसमें OBC को ना भी मिलाएं तो SC ST के जो सांसद हैं वो मेरे ख्याल से लोकसभा में 140 और 142 के आसपास है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं जानता। तो और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे वो विधायक भी नहीं है, MP भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है, लेकिन उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। तो आपको किस तरह के लोगों को अपना आइकन बनाना है, आपको किस तरह के लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाना है,
ये आप आज भी देख सकते हैं कि वो 141 में से मैं किसी का नाम नहीं जानता, और मैं एक छोटे से लीडर का नाम जानता हूं जिसके आने से पूरे जिलों की पुलिस सतर्क हो जाती है, जो पार्षद भी नहीं है। तो यानी कि हर व्यक्ति का अपना जो संघर्ष है वो उसकी पहचान को निर्मित करता है, और जिसका जितना संघर्ष होगा वही उतनी ज्यादा महानता की करीब पहुंचेगा। तो आप अपने बच्चों को भी, अपनी नई पीढ़ी को भी, और हम सभी को भी अपने जीवन में संघर्षपूर्ण रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और संघर्ष के लिए जरूरी है कि आप सामाजिक रूप से जागृत हो, सामाजिक रूप से चैतन्य हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, आपको अपनी कमियों को और खामियों को परखने की क्षमता हो, तब ही जाकर के आप आगे बढ़कर के समाज का दिशा निर्देशन कर सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। अन्यथा कहीं न कहीं जाकर के आप किसी न किसी जगह पर जाकर के आप अवरुद्ध हो जाएंगे। तो ये निरंतर चलता रहे प्रवाह, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के संघर्ष हम अपनी अगली पीढ़ी को बताते रहें, और हमारी समाज एक जागृत समाज के रूप में स्थापित हो। मैं इस अवसर पर इसी मनोकामना के साथ, इसी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम अगले वर्ष फिर से नए स्वरूप में और बेहतर हो, और हम लोग मेहनत करें। तो कम से कम ये छोटा सा हॉल है जो इस शहर के लिए बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ शादियां भी होती हैं तो छोटे जहाँ कम लोग होते हैं वही शादियां हो पाती हैं, उतनी नहीं। और ये कार्यक्रम के लिए जहाँ SC ST OBC का समाज इतना बड़ा भारी समाज है, उसमें से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, बाकी खाली पड़ा है, तो ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत बीमार हूँ, उसके बावजूद भी मैं आ पाया हूँ, खड़ा हो पाया हूँ। तो उस सर की एक मुझे एनर्जी मिलती रहती है, उनसे ताकत मिलती रहती है। मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।